नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी कुकूज नेस्ट। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उभयलिंगी है, मतलब ट्रांसजेंडर, और उसके माँ बाप इस बात को समाज से छिपा कर रखते हैं। वो लड़की किन किन परिस्थितियों से जूझती हुई आगे बढ़ती है, जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी कुकूज नेस्ट। उसके भीतर उत्साह की हिलोरें सी उठ रही थी। माँ पिताजी से मिलने की उत्सुकता बढ़ रही थी। पूरे साल भर बाद लौट रही थी वह, एक नए रूप में, नई आशा और नए जीवन की रोशनी के साथ, जीवन के एक नए अर्थ के साथ। लाल बत्ती हो गई थी। ड्राइवर ने चौराहे पर गाड़ी रोक दी थी। वे गाड़ी के शीशे के सामने आ खड़े हुए थे। तालियां बजाकर ड्राइवर का ध्यान खींच रहे थे। ड्राइवर ने शीशे चढ़ा दिए थे। कहीं कुछ नहीं बदला था। उसे आज से 2 वर्ष पहले की स्थिति का ध्यान आया था, जब इसी तरह चौराहे पर ये गाड़ी के सामने आ खड़े होते थे, शीशे पर नॉक करके खोलने की जिद करते। उसकी हड्डियों में भय की एक लहर सी दौड़ जाती थी। बेबी, आप बीच में होकर बैठ जाइए, डरिए नहीं, यह तो इनका धंधा है। वे अब भी सामने कभी दाएं बाएं होकर तालियां मार रहे थे, शीशा खोलने के लिए कह रहे थे। ड्राइवर ने उन्हें रोका था तो उन्होंने गालियां दी थी। फिर अपनी धोती खोलकर अश्लील हरकतें करने लगे थे। उसने पर्स खोलकर एक 100 का नोट दिया था। ड्राइवर, आप इन्हें ये पैसे दे दो। ड्राइवर ने पहले रोका था, फिर पीछा छुड़ाने के लिए शीशा खोलकर उन्हें पैसे दे दिए थे। वे खुश तो नहीं दिखे थे, पर चले गए थे और दूसरी गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे। डरकर वह अब भी सिकुड़ी बैठी थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा था, आराम से बैठो बेबी, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह हर समय एक भय से घिरी रहती थी। कभी भी वह किसी बुलडोजर के नीचे दब कुचल सकती है। वह सोच रही थी, सब इनसे नफरत करते हैं। अगर ये भीख मांगते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जहां भी ये जाते हैं इन्हें भगा दिया जाता है। दुकानदार इन्हें पास नहीं फटकने देते। गाड़ी में बैठे लोग शीशे बंद कर लेते हैं, लेकिन शीशों से इनके अजूबे शरीर, लिपे पुते चेहरों को और उनकी हरकतों का मजा लेते हैं। इनसे किसी को सहानुभूति नहीं होती। एकदम संवेदनहीन और हृदयहीन हो जाते हैं। इनकी मजबूरी पर किसी को तरस नहीं आता। कुछ दिन पहले बच्चे के जन्म पर मांगने आए इन लोगों में और परिवार के लोगों में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। वह कह रहा था, हमारा तो जन्म भी धिक्कार है और मौत भी। कौन ऐसा है जो खुशी से ये सब करेगा? कोई बता रहा था, इनके यहाँ जब किसी की मौत होती है तो उसे रात में शमशान ले जाया जाता है। उसकी लाश को जूतों से पीटा जाता है। वे मारते हैं और कहते हैं, फिर इस जून में कभी जन्म ना लेना। वह देख रही थी, शिक्षा और रोजी के साधनों से दूर, समानता, सम्मान, सामाजिक न्याय और बुनियादी अधिकारों से वंचित ये अंधेरे में जीने के लिए विवश हैं। घर पहुंची तो माँ उसका चेहरा देखकर घबरा गई थी। क्या हुआ बेबी? दफ्तर में सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, अभी तक तो सब ठीक है। कुछ हुआ क्या? सोच रही हूँ माँ, एचआरडी की बजाय मार्केटिंग में चली जाऊं। एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा। माँ ने देखा था, एक उसास भरी थी। माँ ने बताया था, जब वह पैदा हुई थी तो दाई माँ ने बताया था। अब क्या होगा? किसी को भी पता चला तो इसे नहीं छोड़ेंगे बहू जी। जैसे भी हो, इन लोगों को शादी और जन्म का पता चल ही जाता है। इनके अपने क्षेत्र और मोहल्ले होते हैं। इनके अपने संगठन और अपने लोग हैं जो इनको सारी सूचनाएं देते हैं। माँ फड़फड़ाई थी, जैसे भी हो मेरी बच्ची को बचा लो दाई माँ। दाई माँ घर में ही रहने लगी थी। उसका कोई आगा पीछा नहीं था। उसको भी ढलती उम्र में सहारा मिल गया था।
समय गुजर रहा था, वह बड़ी हो रही थी। कहीं भी किसी को भनक न लगे, पिता बार बार ट्रांसफर लेकर एक से दूसरे शहर में चले जाते। कई बार एक ही शहर में कई कई बार मकान बदल लेते। लगता था कभी भी हमारे पैरों के नीचे से जमीन धसक सकती है। छोटी कक्षाओं की पढ़ाई तो स्कूल में ही हुई थी। 9वीं के बाद की पढ़ाई प्राइवेट तरीके से पूरी की। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होती थी। बीए किया और एमबीए भी किया, नौकरी भी लग गई थी। तो भी भीतर भय का अंधेरा सा घिरा रहता था। पड़ोस के घर में लड़का पैदा हुआ था। लड़के के जन्म की खुशी में जश्न हो रहा था। ढोल बजाते नाचते गाते ये लोग बच्चे को दुआएं दे रहे थे। दूसरों के जन्म पर खुशी मनाने वाले ये लोग अपने जन्म पर आंसू बहाते होंगे अकेले में। उसे माँ और पिता ने बचाकर रखा था। माँ समझाती, कुदरत है बेटा, किसी का वश नहीं, पर अपनी जिंदगी को इज्जत और मान सम्मान से जीने का हक तो सबको है बेटा। शरीर में दूसरी कमियों के साथ भी तो बच्चे पैदा होते हैं, वे भी अपनी भरपाई पढ़ लिख कर पूरी कर लेते हैं। माँ ने बताया था, दादा की हवेली में खानसामा हिजड़ा ही था जो पूरे समय उनके साथ ही रहा। सब उसको पूरा सम्मान देते थे। तेरा तो जन्म से ही पता चल गया, कईयों का तो पता भी नहीं चलता। बड़े होने लगते हैं तब उनके हाव भाव बदल जाते हैं। इन पर जैसे ही इनकी नजर पड़ती है, वे इन्हें किसी न किसी तरह ले जाते हैं। कुछ तो अपने आप ही उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि समाज से कटा हुआ जो महसूस करते हैं अपने आप को। तू बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। उसने मार्केटिंग का ही चुनाव किया था। एक से दूसरे शहर में जाना होता है, आम लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं होती थीं। उसे आसानी से यह जॉब मिल गई थी। माँ ने कहा था, सोमवार का दिन शुभ होगा, इसी दिन ऑफिस ज्वाइन करना। भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर हैं, तुझे आशीर्वाद देंगे। उसने वैसे ही किया था। माँ के साथ शॉपिंग की और फिल्म देखी। सोमवार को ऑफिस चली गई थी। उसके विभाग में भी कई लड़कियां थीं। काम के घंटे लंबे थे। विवाहित लड़कियों के लिए देर तक रुकना या ऑफिस से बाहर जाना समस्या थी। वह खुशी से उनका काम भी कर देती थी। आप जाओ घर और अपने बच्चे देखो, मैं तो देर से भी जाऊंगी तो पका पकाया खाना मिलेगा, ढेर सारा माँ पिताजी का प्यार भी। विभाग में सभी उससे खुश थे। उसे दूसरे शहरों में भी जाना होता था। ड्राइवर स्टेशन छोड़ने आया था। पानी की बोतल और माँ का पैक किया खाने का थैला देकर चला गया था। अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही फोन कर देना। ठीक है। ट्रेन चले अभी कुछ ही समय हुआ था। ट्रेन रेल की पटरियों पर भाग रही थी। तभी अचानक ट्रेन रुकी थी। वहां कोई स्टेशन नहीं था। लोग अटकलें लगाने लगे। ट्रेन क्यों रुकी? शायद किसी ने चेन खींच दी थी। तभी डिब्बे में भड़भड़ाते रंग बिरंगी साड़ियां पहने, चेहरे पर रंग पोते ढोलकियां लिए 6-8 लोग डिब्बे में चढ़ आए थे। उनको देखकर सवारियां घबरा गई थीं। कुछ औरतें चिल्ला पड़ी थीं, पर वे 3-4 खाली सीटों पर बैठ गए थे। सवारियों में खलबली मच गई थी। वे हिड़ हिड़ हंसते, हाथ नचाते बैठे रहे थे। उनके साथ एक 15-16 साल का लड़का भी था, जो जंगल में खोए हिरण सा गुमसुम आंखें झपका रहा था। वह इधर उधर देख रहा था। हाव भाव से, शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर का लग रहा था। इनके साथ ये कैसे आया? उसे सोचकर पसीना आ गया था। क्या इसका अपहरण हुआ था या इनकी बातों में बहकर आ गया था? एक ने गले में ढोलक डाल ली और थाप देनी शुरू कर दी थी, और दूसरे ने फिल्मी गाना शुरू किया, और तीसरा हाथ पैर चलाकर नाचने लगा था। गाड़ी चल पड़ी थी। सवारियां परेशान थीं। टीटी आया। उसने उनसे उनका टिकट मांगा था। उन्होंने टीटी की तरफ देखकर भद्दा इशारा किया था। हमारा कोई टिकट नहीं होता। तो गाड़ी में कैसे चढ़ गए? जाना था इसलिए चढ़े बाबू। इतनी दूर पैदल तो नहीं जाएंगे। हमें कुवक्कम के मेले में जाना है। भगवान जी की शादी होगी, खुशियां मनाएंगे। ये लड़का ब्यूटी परेड में अव्वल आएगा।
उन्होंने उस लड़के के चेहरे को ऊपर उठाया था। इस डिब्बे में सीटें रिजर्व हैं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? सरकार हमें राशन कार्ड देती है क्या? पर हम अन्न तो खाते हैं ना। सरकार हमें पहचान पत्र देती है क्या? वोट देने देती है क्या? पर हम इसी देश में रहते हैं ना, इसी देश के नागरिक हुए ना। सरकार पहले हमें दूसरों की तरह जाने समझे तो हम भी दूसरों की तरह टिकट ले लेंगे। टीटी के बहुत कहने सुनने पर भी वे टस से मस नहीं हुए थे। टीटी ने सुपरवाइजर को बुलाया था। सुपरवाइजर ने उन्हें समझाया था, इस डिब्बे में सीटें रिजर्व हैं, आप लोग यहां नहीं बैठ सकते। फिर बिना टिकट के आप कैसे ट्रेन में चढ़ सकते हैं? वे हंस रहे थे। तुम हमें क्या समझाते हो? हम टिकट ले सकते हैं पर नहीं लेंगे। बाबू, हमारे पुरखे राजा के खासम खास थे, जमीन जायदाद के मालिक, सिर पर पगड़ी बांधते थे। उसने तड़ी मारी थी। दूसरा बोला था, बाबू हम तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव के अवतार हैं, समझा क्या? उसने उस खोए हुए से लड़के को झकझोर कर उसके सामने खड़ा किया था। यह बृहन्नला है। वे सब मिलकर बीड़ी जलाइले पर नाचने लगे थे, खड़े होकर ठुमके लगा रहे थे। सब परेशान थे, पर क्या किया जाए किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उनकी आवाजें हथौड़ों की तरह उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रही थीं। एक ने रुककर लड़के की तरफ इशारा किया था। यह मेरी बेटी है, अगले महीने इसकी शादी करेंगे। जानते हो बाबू दूल्हा कौन है? वे ताली मारकर हंसा था। बड़ा आदमी है, आपकी बिरादरी का है। उसने उस लड़के के चिकने चेहरे पर हाथ फेरा था। लखनऊ घराने का है यह। देखो तो कैसा नाजुक है, कमर की लचक देखो। चल बे, बाबू को कमर की लचक दिखा, लगा ठुमका। बाबू, नैन नक्शा देखा है इसका? है ना एक क्लास? अरे बाबू, एक बार इसका ब्याह हो गया तो तुम्हारी औरतों से ज्यादा वफादार रहेगा। अरे बाबू, इनकी वफाई को लेकर तो चाकू छुरियां गोलियां तक चल जाती हैं। पिताजी तब लखनऊ में थे। हम शाह जी की हवेली में बुलावे पर जाया करते थे। उनकी 2 बेगमें हवेली में ही रहती थीं, लेकिन एक चिकनी चुपड़ी लड़के नुमा औरत भी उनकी बेगम ही कहलाती थी, जो दूसरी हवेली में रहती थी। घर के सारे त्योहारों में वह शामिल होती थी। शाह साहब उसका विशेष ध्यान रखते थे। वह भी शाह पर जान छिड़कती थी। वे बीमार हुए तो दिन रात उनकी सेवा की थी उसने। जिसने जहां जिस वैद्य के पास कहा उसके पास ले जाती और उनका इलाज करवाया था। शाह ठीक हुए तो वह अजमेर के दरगाह पर अपनी मन्नत पूरी होने पर गई थी। वहां की बड़ी कोठियों, हवेलियों के मालिक और दूसरे रईस जादों की जीवन शैली का यह हिस्सा था। समाज में भी इसकी स्वीकृति थी। कुछ रईस जादों के यहाँ ये रसोइये थे, बहुत सम्मान के साथ रहते थे। कहीं पर इन्हें वे अपनी पत्नियों की सुरक्षा में भी रखते थे। चले जाओ बाबू, अपनी ड्यूटी देखो, अब हम आराम करेंगे। वे खाली सीटों पर ऊपर नीचे जहां जगह मिली टिक गए थे। वह अपनी सीट पर सिमटी बैठी थी। उसकी नजर उस खोए हुए से लड़के पर टिकी थी। उसके कानों में उसकी दर्दनाक चीखों की आवाजें गूंजने लगी थी। ये लोग बेसहारा असहाय छोटे लड़कों का अपहरण करके या उन्हें बहला फुसलाकर ले जाते हैं। उनका लिंग काटकर उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। पिता की पोस्टिंग छोटे शहर में थी। यहाँ थोड़ी निश्चिंतता थी, तो भी माँ पिताजी हमेशा दुश्चिंताओं से घिरे रहते थे। स्कूल जाती तो माँ या पिता छोड़कर आते, वापसी पर भी अपने साथ ही घर लेकर आते। वह भी बड़ी हो रही थी। पड़ोस में ही एक लड़का था, उसकी ही उम्र का था। उनके साथ खेलता था। कभी कभी उसके कपड़े पहनने की जिद करता, कभी कभार उसकी सलवार कमीज और दुपट्टा लेकर पहन लेता और खूब खुश होता। वह हमेशा अपनी माँ और पिता से डांट खाता। पढ़ाई न करने पर उसे मार भी पड़ती थी। 1-2 बार लड़कियों के कपड़े पहनने पर उसकी खूब धुनाई भी हुई थी। एक दिन स्कूल से घर पहुंची तो मोहल्ले में शोर मचा था। कल से वह लड़का घर से गायब था। कल शाम को घर से बाहर गया था, लौटकर नहीं आया था। उसके घर में माँ और पिता आपस में लड़ रहे थे।
माँ कह रही थी तुम ही उसे मारते थे, फेल हो भी गया था तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाता। अब ठीक है, बच्चा घर से ही चला गया, जाने कहाँ होगा। माँ सुबक रही थी, पिता परेशान थे। उसका बड़ा भाई उसे सब जगह देख आया था, रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी पता लगा लिया था। लड़के का कहीं कुछ भी पता नहीं चला था। पिता ने पुलिस में रपट लिखवाई थी तो भी कुछ पता नहीं चला। घर में रोज झगड़ा होता। माँ बेटे के चले जाने के लिए पिता को जिम्मेवार ठहराती, दिन रात रोती। बच्चा कहाँ होगा, किस मुसीबत में होगा, क्या पता। पुलिस स्टेशन जाते पर कहीं कुछ पता नहीं चला था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। 1 साल बाद किसी रिश्तेदार ने बताया था उसे लाल बत्ती पर धोती ब्लाउज पहने इन्हीं लोगों के साथ नाचते और बख्शीश मांगते देखा था। जब तक वे निश्चित रूप से जान पाते कि वह वही है, उसे रोकते और खुद बस से उतरकर उसके पीछे जाते, तब तक उनकी बस आगे चली गई थी। वे बस से उतरकर वापस आए थे, पर वे वहां नहीं थे। उन्होंने उसके घर में खबर की थी। वे वहां से शहर आए भी, पूछताछ की, पुलिस की मदद ली, पर कुछ पता नहीं चल सका। बहुत बाद में पुलिस की खोज खबर में पता चला था उसे वही लोग बहला फुसला कर ले गए थे। वह इन्हीं लोगों के साथ रहता था, लेकिन लड़के के लिंग काटने से वह बहुत बीमार हुआ था और वह उसी में चल बसा था। बहुत पहले ब्रिटिश सरकार ने लिंग काटने पर पाबंदी लगाई थी, तो भी हिजड़ों में लिंग काटने की प्रथा चली आ रही थी। लिंग कटे हिजड़ों का उनके बीच ज्यादा सम्मान था। पहले जब वे नौकरी के लिए राजा रईसों और रजवाड़ों में जाते थे तो कांच के बर्तन में रखा लिंग प्रमाण के तौर पर अपने साथ लेकर जाते थे। हिजड़ों का मानना है कि लिंग काटने के बाद उनकी देह निखर आती है, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है, शरीर पर से उनके बाल झड़ जाते हैं और उनकी छोटी छोटी छातियां भी उभर आती हैं। बड़े घरों में जमींदारों और रईसों में इन्हीं की मांग ज्यादा थी। हमारे यहाँ ये इस्लाम संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। मुसलमान बादशाहों के परिवारों के ये सबसे अधिक विश्वसनीय नौकर होते थे। ये रईसों की युवा लड़कियों, राजाओं की राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए भी उनके साथ रहते थे। उसने फ्रेन लोइस वेनरन के संस्मरण में पढ़े थे तो जाना था, कुछ बदनसीब पैदा ही इस विकृति के साथ होते हैं, पर उनमें भी अधिक बदनसीब वे हैं जिनका ये लिंग काट देते हैं। इस दुनिया के भीतर इनकी एक अपनी दुनिया है। यहाँ के कानून वहां नहीं चलते। असहाय लोगों के दर्द को कौन समझेगा। उसे फिर से कस्बे के उस लड़के की याद आई थी। पढ़ने में कमजोर था, हमेशा डरा सहमा रहता, दूसरे बच्चों से अलग थलग था। 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था और घर से भाग गया था। बहुत खोज खबर करने पर भी उसका पता नहीं चला था। पुलिस में भी रपट लिखवाई, पर कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन रात के अंधेरे में वह बदहवास घर लौट आया था। उसने बताया था कि किस तरह वे इसे हेर फेर कर अपने साथ ले गए थे। उसे ताले में बंद रखा, रोज डराया धमकाया गया कि जो वे कहेंगे वह वही करेगा। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने को दिए और उसे बताया गया कि उसे कैसे चलना है, कैसे ताली मारनी है, आगे से साड़ी का पल्लू कब और कैसे हटाना है, किन हालात में कच्छे पर पहनी साड़ी को उतारना है। उनके साथ वह कई दूसरे कस्बों और शहरों में गया। वे कहते थे कि उनके लिए वह खूब भाग्यशाली सिद्ध हो रहा था। वे उसे खूब लाड़ लड़ाते और खाने पीने को देते और नए कपड़े देते। कुछ दिनों तक घर में उसकी खूब खातिर हुई और एक रात 4 लोग उसे अपने साथ एक खाली घर में ले गए थे। वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वह वहां रहकर जो देख और सुन चुका था, उसे सोचकर उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह जान गया था कि अब वे उसके साथ क्या करने वाले थे। उस अंधेरे कमरे में टटोलता हुआ वह दीवारों के साथ चल रहा था। कहीं कोई दरवाजा, कोई खिड़की हो तो। उसने महसूस किया कि उस कोठरी में एक तरफ छोटा सा आला जैसा था जिसमें ईंटें फंसी हुई थीं। उसने जैसे तैसे वे ईंटें हटाईं, सिर बाहर निकाला और
बिल्ली की तरह जिस्म को सिकोड़कर वह बाहर कूद गया था। पता नहीं वह कहाँ था और वह कौन सी जगह थी, पर वह अंधेरे में भागता रहा और सुबह होने तक दूर निकल गया था। वहां से पूछता हुआ किसी तरह बस में बैठकर अपने घर पहुंचा था। घर के लोग खुश भी थे और भयभीत भी। लड़के ने कहा था कि वे उसे छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी हो ढूंढ निकालेंगे, जैसे भी हो उसे बचा लो। वह पिता के सामने सुबक रहा था। पिता ने उसे उसके चाचा के पास दूसरे शहर भेज दिया था। बाद में पता चला था वह वहां से भी गायब हो गया। उसका क्या हुआ होगा, उसके साथ उन्होंने क्या किया होगा, यह सोचकर ही व्यक्ति कांप जाता है। इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि एक बार जिस पर इनकी नजर पड़ जाती है वह इनके जाल से छूटता नहीं है। अपने भीतर जिस गहरे ताप को उसने और उसके परिवार ने सहा है, उसकी छटपटाहट उसे व्याकुल कर देती थी। वह जानती थी वह भी इसी वर्ग की है, पर माँ पिताजी ने उसे बचाकर रखा था। पर उसके जीवन की विषमताओं और वहां होने वाली क्रूरताओं के बारे में वह पढ़ सुनकर जान चुकी थी। लिंग काटने की उनकी प्रक्रिया कितनी भयावह होती है। बिना किसी डॉक्टरी सुविधा के तेज चाकू के एक ही वार से काट दिया जाता है। उसके 4 लोग हाथ पैरों को पकड़े रहते हैं। दर्द से कई बार इन बच्चों की मौत भी हो जाती है। लिंग काटकर उन्हें 3 दिनों तक सीधा लिटाया जाता है। उस पर कई किलो तिल का तेल लगातार डाला जाता है। 10-15 दिनों में जख्म भर जाता है। फिर उस पर नीम और बबूल का तेल लगाया जाता है। उसे 40 दिनों तक निरीक्षण में रखा जाता है। खाने को हल्का खाना दिया जाता है। विशेष रूप से मक्खन और घी खिलाया जाता है। ये बहुचारा देवी की पूजा करते हैं। इसके मंदिर में भी लिंग काटने की रस्म पूरी की जाती है। मंदिर के बाद दरवाजों के भीतर उस लड़के को फूलों से सजाया जाता है। हार पहनाए जाते हैं। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। ढोल और बाजों गाजों की आवाजों के बीच कमरे में राख बिछाई जाती है। उस पर उसे लिटा दिया जाता है और 3-4 लोग हाथ और टांगें पकड़ लेते हैं। उसका ध्यान बटाने के लिए ढोल बजाते हैं। फिर पान चबाता एक व्यक्ति चाकू के एक ही वार से उसका लिंग काट देता है। उसके जख्मों पर पान थूकता है। उसके जख्मों पर बबूल की राख और नीम का तेल लगाया जाता है। कई लड़के बहुचारा देवी की पूजा करके खुद भी अपना लिंग काटकर देवी मां को अर्पित कर देते हैं। बहुचारा देवी ने अपनी छाती काट ली थी और वह मर गई थी। ये उसे देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। उसने जाना था कि आजकल लिंग काटने के लिए कुछ डॉक्टर भी रैकेट में पैसों के लालच से इनके साथ हैं। यह एक दूसरी ही दुनिया थी। इनकी मजबूरी भी थी और अपराधी वृत्ति भी थी। उसे पता चला था कि वहां उनकी कॉलोनी है। वह जानने की उत्सुकता लिए पत्रकार बनकर गई थी। उनका अपना संगठित समाज था, अपने केंद्र थे, अपनी अलग कॉलोनी भी थी। इनके यहां कभी कोई भूखा नहीं मरता, उन्होंने बताया था। अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत वे केंद्र में देते हैं। ये किसी धर्म को नहीं मानते, ना कोई मंदिर जाता है और ना ही मस्जिद। उसने देखा था जनाना हिजड़ों की अपनी अलग कॉलोनी थी। ये लोग अक्सर जन्म और शादी ब्याह के अवसरों पर नाचते हैं। इनका अपना वर्चस्व है। वहां वह अमीना से मिली थी जो हर्माफ्रोडाइट थी। वह उनमें देवी मानी जाती थी। उसके माता पिता ही उसे हिजड़ों के पास छोड़ गए थे। देखने में अच्छी और सुंदर थी। वह पढ़ लिख भी गई थी। ऐसी ही लड़कियों में से कुछ को वे दुल्हन बना देते हैं, जिसे बहुत आदर से देखा जाता है। बड़े रईसों के घरानों में बच्चे के जन्म पर इनका जाना एक जश्न की तरह होता था। शाह जी के घर में पोता जन्मा था, हम भी गए थे। बहुत छोटी थी तब, 7-8 साल की। माँ पिता भी साथ थे। आज वहां का सब उसे याद आ रहा था। हवेली खूब सजाई गई थी। चारों तरफ खूब रौनक थी। तभी एक हिजड़े ने आकर दुल्हन के आने की सूचना दी थी। पीछे पीछे स्त्री वेश में एक दुल्हन हिजड़ा आई थी। उसका खूब आदर सत्कार किया गया और उसे आंगन में एक कुर्सी पर बैठाया गया था।
जन्मे बच्चे को उसके पास लाया गया। उसने उसे गोद में लिया, उसकी बलाएं ली। दूसरे हिजड़ों ने खूब नाच गाना किया, जश्न हुआ, बिरयानी बनाई गई। चारों ओर के घरों में बिरयानी बांटी गई। माँ मुझे बीच में ही घर ले आई थी। माँ भयभीत सी चारों ओर चौकन्नी होकर देख समझ रही थी। आज वह उस स्थिति को समझ सकती थी। वह सोचती, इस अंधेरे को उजाले में कैसे बदला जाए। अगर समस्या है तो इसका समाधान भी तो होना चाहिए। उसने देखा था जब वह दफ्तर में होती थी, बॉस उसे छोटी छोटी बातों के लिए अपने कमरे में बुलाता था। वह ना चाहते हुए भी वहां जाती थी, इधर उधर की बातें करता और कभी व्यक्तिगत सवाल पूछता। वह जैसे तैसे उन्हें जवाब देती और उठकर चली आती थी। एक दिन उन्होंने रोका था, आज आप मेरे साथ लंच पर चलेंगी। उसने काम का बहाना किया था, पर उन्होंने काम की बात को टाल दिया था। वह उसके साथ लंच पर गई थी। अंदर से डरी हुई थी, पर जाना नौकरी के लिए जरूरी लगा था। आप शादी कब कर रही हैं? इस अप्रत्याशित सवाल से वह सकपकाई थी। अभी तो नहीं सर। क्यों? अभी कोई आया नहीं आपकी जिंदगी में आपकी पसंद का? नहीं सर, मैं एक मिडिल क्लास से हूं। हमारे यहाँ शादी ब्याह परिवार में माँ पिता की मर्जी से ही होते हैं। वह हंसा था। मल्टीनेशनल में काम करती हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, फिर यह दकियानूसी बातों का मानना कैसे हो सकता है? नहीं सर, मुझे तो अभी शादी करनी नहीं है। शादी ना सही, हम साथ तो रह सकते हैं, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। जी सर, वह हंसी थी। दफ्तर में भी तो हम साथ रहकर काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। थैंक्स सर। वह उठी थी। उसने रोका था। आप बैठिए तो। आप ऊंची लंबी पढ़ी लिखी एडल्ट हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। जी सर, मैं अपना फैसला ही ले रही हूं। चलती हूं सर। वह बाहर आ गई थी। उसे लगा था उसकी तीखी नजर उसे गहराई में परख रही थी। बॉस उसके भीतर उतरने की कोशिश कर रहा था। उसने मेडिकल लीव ली थी और बाद में दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो गई थी। वह कंपनी का सप्लायर था। अक्सर उसकी उससे भेंट हो जाती। वह औरतों की तरह कपड़े पहनता था और वैसा ही मेकअप करता था। उस दिन उसने उसे रोका था। आज हमारे यहाँ पार्टी है, आप आएंगी? आइए ना। वह अब भी हकबकाई सी उसकी तरफ देख रही थी। आई एम गे, मेरे साथी की बर्थडे पार्टी है, दफ्तर के और भी लोग आएंगे। अच्छा, कोशिश करूंगी। उसने अपना कार्ड दिया था, अपना पता बताया था। वह समझ गई थी कि ये एफिमेनेट था। वह जानती थी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, उसके जाते ही 100 तरह की बातें उसके विरोध में बोलते हैं, पर वह जब भी उससे मिलती थी वह उसे खुश नजर आता, बहुत सलीके से उससे बातें करता। कभी कभी उसे लगता वह कब तक जिंदगी की सच्चाई से भयभीत रहेगी। क्या उसका यह भागना रुक सकता है? क्या वह भी सामान्य जीवन जी सकती है? उसके भीतर भय था, पर वह जानती थी कि अब उसे कोई जबरदस्ती अपने समूह में शामिल नहीं कर सकता था। उसको 1 साल की असाइनमेंट पर अमेरिका भेजा जा रहा था। उसने माँ पिताजी से बात की थी। वे सब खुश थे और खुश वह भी थी। उसे पता था विकसित देशों में सर्जरी कर इस दोष के साथ पैदा हुए बच्चों को ठीक कर दिया जाता है। वहां पर ये लोग सभी जगहों पर दूसरे लोगों की तरह काम करते हैं। सामाजिक रूप से उन्हें ऐसा अनादर और अपमान नहीं सहना पड़ता। लेकिन हमारे समाज में इनके साथ हो रहा अन्याय कब और कैसे रुकेगा? सब तैयारी हो गई थी। रात की उसकी फ्लाइट थी। वह चली गई थी। वह अपने मिशन में सफल होकर लौटी थी। वह देख रही थी वे अब भी दूसरी गाड़ी के सामने खड़े होकर तालियां मारकर इशारे करके बख्शीश मांग रहे थे। एक मैं ही थी हु फ्ल्यू ओवर द कुकूज नेस्ट। माँ पिताजी ने ही उसकी सुरक्षा की थी, उसे शिक्षा दीक्षा दी थी, तभी आज वह सक्षम है। इस झुटपुटे के पार देख परख सकती है। मेरे माँ पिताजी जैसे और भी माँ बाप हो सकते हैं, होते ही होंगे, पर मजबूर जैसे। क्यों समाज में इसको लेकर जागृति नहीं लाई जा सकती?
समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोग भी तो होते हैं। वे अपने श्रम और उत्साह से सामान्य जीवन जी सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं? जो बच्चे उभयलिंगी पैदा होते हैं या जिनका लैंगिक विकास नहीं होता, अथवा जो बच्चे ट्रांससेक्सुअल होते हैं, पर ये तो सारी दुनिया में होते हैं, वहां इस तरह का अपमान और निष्कासन वे नहीं सहते। समाज के दूसरे लोगों की तरह ही रहने, जीने और कार्य करने की स्वतंत्रता है उन्हें। तो हमारे यहाँ जो लगभग 6 लाख की संख्या में ये लोग हैं, ये सामान्य रूप से जीवन क्यों नहीं जी सकते? ये शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, सिर्फ लैंगिक विकृति की इतनी बड़ी सजा क्यों? इनको भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने लिखने की और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएं। जो शारीरिक विकृति है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट यहां भी हैं। सर्जरी से उन्हें सामान्य किया जा सकता है। दोनों स्त्री पुरुष की मिश्रित लैंगिक प्रवृत्तियों वाले हर्मोफ्रोडाइट बच्चों की सर्जरी करके इलाज संभव है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। इस ओर किसी का भी ध्यान क्यों नहीं जाता? सरकार भी इस ओर से पूरी तरह तटस्थ है। समाज में इनको लेकर वितृष्णा का भाव है। आखिर यह पहल वही करेगा जिसने इस दर्द को सहा हो। अब तक वह भय में जी रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह समर्थ भी है और सक्षम भी है। अपने जैसे दूसरों के लिए भी सोच सकती है। वह अपना एक एनजीओ बनाएगी। एक तरफ समाज में जागरूकता लाने का काम हो, दूसरी तरफ इन लोगों को संविधान में नागरिक होने के अधिकार मिले, इनको वोट का अधिकार हो, इनके लिए राशन कार्ड की सुविधा हो, इनके लिए शिक्षा जरूरी हो। वो सभी सुविधाएं जो समाज के दूसरे नागरिकों को प्राप्त हैं, इन्हें भी मिलें। यह रास्ता लंबा और कठिन तो होगा ही, पर असंभव तो नहीं। ककून के अंधेरे में ये क्रिसैलिस की स्थिति में है। इनको बाहर आना है इस अंधेरे से, ताकि जीवन के अनेक रंगों को देख सकें और रंगों में जी सकें। आज जो भी वह है और भी ऐसे ही हो सकते हैं, शिक्षित, प्रशिक्षित और अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र। इस अंधेरी सुरंग में प्रवेश तो हो सकता है, पर दूसरी तरफ कोई रास्ता होगा क्या? इनकी व्यथा कथा का अंत कहीं तो होना ही चाहिए। भीतर की जलती आग से उसे बल मिला था, जीवन में प्रबोधन भी हुआ था, एक अदृष्ट सी प्रेरणा थी। वह आगे बढ़ेगी। चौराहे की बत्ती हो गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी आगे ली थी। आसमान में तितलियों का झुंड सा उड़ता पास आता वह देख रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।